नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार वेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SKV क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता है समय कम है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वैसे प्रश्नों का सीरीज लेके आ रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर जाए। तो 20-20 क्वेश्चन का आपका डेली का मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ कि जो भी बच्चे NTPC, ग्रुप डी, साथ ही साथ BPSC, बिहार SSC, जितने भी एग्ज़ाम है उसमें साइंस तो पूछे ही जाते हैं, तो सारे इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं डिटेल बताने का कोशिश करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो प्रतिरोध है जिसमें एक 3 ओम दूसरा 6 ओम का समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसके समतुल्य प्रतिरोध की बात की गई है, तो उसको मेंशन कर लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध देखिए, यदि 2 आपको दिया गया है, इसको हम एक समांतर क्रम में इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कलर आपको आसपास शायद नहीं दिख पा रहा होगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। चलिए, इसमें जो ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा प्रतिरोध है और ये किस फॉर्म में है, तो ये एक समांतर क्रम में है। तो इसका जो दिया गया है, एक 3 ओम दिया गया है और इसका 6 ओम दिया गया है। कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इरेज करते रहूँगा। इसको आप बना लिए इमेज, अब बना लिए, तो अब थोड़ा इस पर डिस्कस हम करते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। जब भी समानांतर क्रम में रहे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का एक आसान तरीका है कि दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का योगफल, तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। देखिए, दोनों का समतुल्य निकल रहा है, दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का योगफल। 3 छक्का 9 और जोड़ दिए, तो ये 1 और ये 3 और ये कट गया, तो आपका हो गया 2। तो अब देखिए, ये 2 हो गया। चूँकि प्रतिरोध बोल रहा है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। समानांतर प्रतिरोध और 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम में होते हैं, एक समानांतर क्रम होते हैं। तो समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा, तो सिंपल से याद रखना है, दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का योगफल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, चूँकि मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पहले इसका राइट आंसर क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा होती है, वोल्ट मीटर क्या, यह एक विद्युत विभव को मापता है। किसको? पोटेंशियल को मापता है। विद्युत विभव को नापने वाला यंत्र है और यह विद्युत परिपथ में हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि लिख रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एग्ज़ाम में जब आ जाएगा तो आप पछताइएगा कि सर बताए थे, हम लिख नहीं पाए थे। चलिए अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, यह विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, इसीलिए इसे हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। साथ ही साथ चूँकि मोटर में हम विद्युत धारा देते हैं तब यांत्रिक ऊर्जा आती है। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अर्थात फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंडेड रूल का फॉलो करती है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को मापता है और इसे विद्युत परिपथ में जो है हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। इस यंत्र में लगभग 10⁵ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। कितना? 10⁻⁻6, आपकी जगह 10⁻⁻6 एम्पियर को मापा जाता है। ये हो गया। आप थोड़ा देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला एक यंत्र है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखिए अच्छे से इसको समझिए, जब हम किसी में करंट देंगे
तब रिजल्ट प्राप्त होगा। तब रिजल्ट प्राप्त यदि होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जब हम बदलते हैं तो ये होता है किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। अब करंट बार देवे नहीं करेंगे तो मोटर बार से पानी कैसे निकलेगा, खुद सोचिए। तो हम यहाँ पे इससे तुलना करें कि हम करंट दिए जैसे तब उससे मोटर निकलना हो, अर्थात इनपुट दिए तभी आउटपुट आया। तो एनर्जी जब दिए अर्थात करंट दिए तब हमको बाहर से तो उसको रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारा वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक क्या है? मशीन है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ये सब का हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले हमारा है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। यह एक विद्युत पोटेंशियल को अर्थात विद्युत विभव को मापने वाला यंत्र है। इसे विद्युत परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, इसके बारे में तो बता ही दिए हैं। गैल्वेनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट। यह यंत्र क्या करता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को मापता है। तो इसे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस यंत्र में इसके द्वारा जो है 10⁻⁻6 एम्पियर तक के करंट को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा वेरी हाई रेसिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम को जोड़ा जाता है। यदि हम इसको चाह लें कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल लें तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हाई रेसिस्टेंट का उपयोग करना पड़ेगा। उच्च प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब परिवर्तित होता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। जनरेटर भी देख लिए हम लोग। जनरेटर में थोड़ा देख लेते हैं। जनरेटर में क्या होता है कि वो चीज़ जिसको हम बाहर से जब तक दे रहे हैं, जैसे हो गया हैंडल। आप लोग चलाए होंगे ना जनरेटर तो देखते होंगे कि जब उसमें हम हैंडल देते हैं तब करंट पैदा होता है। तो हम बाहर से जो करंट मतलब करंट लाने के लिए जो बाहर से हम वर्कआउट किए तो वो की प्रक्रिया कराएगा यांत्रिक। तो ये क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। देखिए प्रश्न है, लेकिन सबके बारे में डिटेल करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स की तरह से हम लोग को तैयारी करना है ताकि प्रश्न बिल्कुल भी ना छूटे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 220 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक हीटर जो 5 एम्पियर लेता है 10 मिनट में उत्पन्न हीट का परिणाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो वोल्ट देख लीजिए कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट। एक हीटर 5 एम्पियर। एम्पियर धारा कितना दिया हुआ? 5 एम्पियर। धारा का मात्रक के हिसाब से हम लोग एम्पियर में से मापते हैं, लेकिन धारा हो गया कितना? 5 एम्पियर। टाइम की बात किया जाए तो कितना हो गया? 10 मिनट। इससे आपसे पूछ रहा है हीट, एच पूछ रहा है, तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। चूँकि हम यह जानते हैं, इसको लिख लीजिए। V वोल्ट हो गया आपका, I धारा हो गया, T टाइम हो गया और H हो गया आपका ऊष्मा पूछ रहा है। तो एक फार्मूला आप लोग बहुत पढ़े होंगे, या एक बार हमें इसको आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला को बहुत ज़्यादा काम आएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। H बराबर VIT। वोल्ट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 220। I दिया हुआ है 5 और T दिया हुआ आपका 10। T दिया हुआ है 10। इसको हम लोग सेकेंड में माप लेते हैं। इस हिसाब से जब इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 66000। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.6 × 10⁵। देखिए 1 2 3 4 जीरो तो हो गया पहले, चूँकि हम एक पॉइंट यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ क्या हो गया 5। यदि यही पॉइंट हम इधर देते तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता? 6। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही होगा। H बराबर VIT। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि दो वस्तु दी गई है। एक वस्तु है A और B 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जाती है और पुनः A तक 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लौट आती है। अर्थात ये है कि आपको ये A से जाती है B, किस रेशियो से, किस स्पीड से? तो 40 मीटर प्रति सेकेंड से। लेकिन जब ये लौटती है तो 60 मीटर प्रति सेकेंड से। देखिए डिस्टेंस फिक्स है और जब चाल अलग अलग होता है तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, ऐसे लंबा बन जाएगा, लेकिन यदि फार्मूला से लिखते हैं तो वो आसान आपको हो जाएगा। तो फार्मूला है आपका 2S1 × S2 बटे S1 + S2। तो दोनों का गुणनफल कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2400 और गुना 2
और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 100। तो ये 100 तो कट जाएगा, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हमने औसत एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाया, 2 गुने पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे दोनों का चालों का योग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी को व्यक्त करने के लिए बोला, इसे हम लोग के ई भी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को व्यक्त कीजिए। सबसे पहले ऊर्जा आया है जिसके बारे में सुन लीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, चूँकि इस फॉर्मूला ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की जो क्षमता है वही ऊर्जा है। यदि आप में क्षमता है तो अधिक कार्य कर पाइएगा, तो वही एनर्जी है आपका। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं, तो जो मेरे पास कैपेसिटी है कार्य करने की क्षमता, उसी को ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु कितना कार्य करती है उससे ऊर्जा की माप की जाती है। डी मानते हैं हम 10 बाल्टी पानी निकाल लिए कुआं से, इसका मतलब मेरे पास क्षमता ज़्यादा है। कोई 5 निकाल पाया, इसका मतलब क्या है, उसके पास मेरे रिस्पेक्ट में एनर्जी कम है। बस इतना ही जानेंगे। तो इसीलिए कोई वस्तु कितना कार्य करती है उससे ऊर्जा की माप की जाती है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक भी कार्य के मात्रक के बराबर ही होता है, अर्थात कार्य की तरह भी ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। राशि 2 होती है, राशि 2 है जिसमें राशियाँ 2 होती है। एक बोलेंगे तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी जिसको अदिश राशि बोलते हैं, एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी जिसे सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, विस्थापन वेग त्वरण मंदन बल भार आघूर्ण बल। चलिए धीरे से बोलते हैं, विस्थापन वेग त्वरण मंदन बल भार आघूर्ण बल, ये सभी जो है आपका सदिश राशि है। जबकि ऊर्जा कार्य और बाकी जो होगा वो अधिकांश आपका अदिश राशि में होगा। या दिक्कत होता है तो याद रख लीजिएगा, विस्थापन वेग त्वरण मंदन बल भार आघूर्ण बल कोणीय संवेग, ये सब जो है आपका सदिश है। उसके अलावा जो मिल जाएगा आपको अदिश। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम मास है और इस मास के द्वारा किस स्पीड से वस्तु जा रहा है उसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसी में थोड़ा हम एक बार इस पॉइंट को थोड़ा इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे कि इसको आप आसानी से समझें। ऊर्जा में थोड़ा और भी कुछ बता देते हैं। देखिए मैकेनिकल ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है, अर्थात हम बाहर से 2 प्रकार का एनर्जी लगाते हैं। मैकेनिकल 2 प्रकार का होता है, नोट करते जाइए। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग पी ई बराबर एम जी एच। अब देखिए ये तो हो गया आपका मास, ये हो गया वस्तु के द्वारा जो स्पीड है, ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका जी फॉर ग्रेविटी, एच फॉर हो गया हाइट, अर्थात ये हाइट के लिए है। चलिए अब थोड़ा चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। तो किसी वस्तु में जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है, अब नाम ही है काइनेटिक गतिज, तो गति रहने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम वस्तु का द्रव्यमान हो गया, वी वस्तु का वेग हो गया। नेक्स्ट इसी में चर्चा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होता है, स्थिति के कारण, अब स्थिति जो उसका हिंदी होता है स्थिति है, तो स्थिति रहने के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए स्थिति के कारण ऊर्जा किसी वस्तु में सिर्फ गति के कारण ही ऊर्जा नहीं रह सकती, वस्तु की स्थिति पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी ऊर्जा होती है। अर्थात वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें आपका जो होगा स्थितिज ऊर्जा mgh होगा, जिसमें m आपका हो जाएगा मास, g हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और h हो जाएगा हाइट। ठीक है, और h आपको हो गया पृथ्वी के द्वारा वस्तु की ऊंचाई। हाँ एक चीज़ और भी, यदि h का मान 0 हो जाए तो गुरुत्व स्थिति का मान 0 हो जाएगा। अब h का मान अर्थात धरातल पर यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम लोग, धरातल पर तो ऊंचाई तो 0 होगा। अब पूरा ऊंचाई 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। चूँकि इस प्रश्न का मेरा उद्देश्य ही है कि हम आपको डिटेल में पढ़ाएं ताकि आप अच्छे से समझ पाए और एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाए। सबसे पहले इसका आंसर मेंशन कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, इको ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता होगा। बहुत से फिल्मों में देखते होंगे अपने लवर का नाम जब लेता है तो वो क्या करता है, इको के माध्यम से रिटर्न सुनाई देता है, देखे ही होंगे। तो वो जिस प्रक्रिया से होता है वो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंक्लूड कीजिए कि किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच, अर्थात जो बोला गया है और जिसके लिए बोला गया है उसके बीच में न्यूनतम दूरी 17 मीटर का होना चाहिए। अर्थात वक्ता श्रोता के बीच में जो है 17 मीटर का डिस्टेंस होगा, तभी वो स्पष्ट सुन पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं डीप में इसको पढ़ा रहा हूँ। इसका राइट आंसर पहले मेंशन करते हैं प्रतिरोध, क्योंकि तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात आप लोग ओम का रूल पढ़े होंगे, उसमें मेंशन किया गया है। ओम के नियम के हिसाब से V बराबर IR है और यहाँ पे बोल रहा है धारा का अनुपात। तो अब यहाँ बोला तार में वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, तो V/R बराबर क्या कहलाएगा, ये R हो गया आपका प्रतिरोध, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया आपका धारा। तो ये क्या होगा, वोल्टेज हो गया ये, और धारा का अनुपात क्या कहलाया, रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो विद्युत परिपथ के जो वायर होंगे, विद्युत परिपथ जो भी इलेक्ट्रिक सर्कल के वायर होंगे, वोल्टेज और विद्युत धारा के अनुपात को उस विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। और ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होगा, इसीलिए R बराबर हम लोग बोलते हैं वोल्टेज बटे इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहेंगे एग्ज़ाम के पहले तक, ताकि आपका साइंस बिल्कुल ही अच्छे से ठोस हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि पानी में भरे एक बर्तन, बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है और पूरी तरह के बर्फ़ जो है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि मानिए कि ये आपका एक गिलास है और इस गिलास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, लेकिन बर्फ़ आप देख रहे होंगे इधर तैर रहा है। अब देखिए इतना पानी जो प्रेशर नीचे है पानी के अंदर, उसके द्वारा तो पानी का एरिया तो फैल रहा है, अर्थात इसमें जो घनत्व आयतन की बात करें तो बढ़ा हुआ है। ये जब ये ऊपर निकला हुआ, चूँकि आर्किमिडीज का नियम कहता है कि इस वस्तु के भार के बराबर जब पानी को विस्थापित किया जाता है तब वो वस्तु पूर्ण रूप से तैरती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर जो घनत्व उसके बराबर में पानी को विस्थापित नहीं किया है, लेकिन जैसे ही अभी तो नीचे में विस्थापित किया हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरे स्टेज में जब ये पिघल जाएगी तो इसके पानी के बराबर विस्थापन हो जाएगा। अर्थात इसके ऊपर वाला जो भाग था, नीचे वाला भाग के जो प्रेशर पड़ रहा था वो मेंशन हो जाता है, अर्थात बराबर हो जाता है। इस हिसाब से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पानी के बराबर पहले ही विस्थापित किया रहता है। तो जब वो पिघलता है तो उसको क्या करता है, मैनेज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दो समानांतर दर्पणों के बीच वस्तु के एक गोले को रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या। देखिए इंपॉर्टेंट है, अब सबको पॉइंट समझना जैसे आसान होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि बोल रहा है कि दो समानांतर क्रम में रखा हुआ, मतलब दो समानांतर है और इसके बीच में आप खड़े हो जाइए। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4, 5 या असंख्य बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इसका पहले आंसर तो हम बता देते हैं, इन्फिनाइट होगा, असंख्य। कॉन्सेप्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब दो दर्पण को एक दूसरे के समानांतर क्रम में रखते हैं तो उसके बीच रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पे बनता है और दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है। अनंत पे बनता है और दूसरा प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट होता है। और इसका उपयोग जो सैलून में नाई करता है। इसका उपयोग बहुरूपदर्शी, मतलब बहुरूपदर्शी या कैलिडोस्कोप या पेरिस्कोप, जिसको हम लोग परिदर्शी कहते हैं, आईना, लुकिंग ग्लास आदि में भी किया जाता है। समतल दर्पण,
ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण को जब समतल दर्पण को जब समानांतर क्रम में या उसके बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा अधिकांश आपको इमेजिनरी वस्तु के बराबर और लेटरल इन्वर्टर बनेगा, अर्थात पार्श्व उल्टा इमेज बनेगा। लिख लिए हैं, नहीं लिखे तो एक बार लिख लीजिए। दो समतल दर्पणों के बीच एक दूसरे को जब समानांतर में रखते हैं वस्तु तो इन्फिनाइट इमेज बनता है। दूसरा, सैलून में अधिकांश इसी का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ परिदर्शी में, आईना में, बहुरूपदर्शी में भी। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी जाती है। मतलब यदि 10 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो वो कितना दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो क्या होता है वो इमेजिनरी होता है और वस्तु के बराबर होता है, साथ ही साथ पार्श्व, उल्टा और लेटरल इन्वर्टर बनता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि एक से कम, यहाँ होगा आपका एक से कम, उसको देख लीजिएगा। यांत्रिकी लाभ, थोड़ा देखिए टाइपिंग में मिसिंग वगैरह भी है तो उसको धीरे धीरे, चूँकि स्टार्टिंग ही है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको बहुत कम गलतियाँ मिलेंगी। तो एक से कम यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। देखिए यदि साइंस नहीं पढ़े होंगे जो बच्चा तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि लीवर में होता है, तो इसके इसलिए हम इसको कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग कॉपी निकाल कर रखिए। पहले इसका आंसर आप जो होगा वो फल क्रम वो भार के बीच प्रयास होगा। ऐसे ही 1-2 प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे और जो पढ़े हैं वो उसको क्लियर कर लेंगे तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आसानी से, और जो नहीं पढ़े हैं वो उसका तो फिर भगवान ही जाने। आशा में मत बैठिए, करना है तो करना है, बस ये कोशिश करके रखिए। यदि मेरा लक्ष्य है कि हमको आज ये कवर कराना है तो बस करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे मेरा तबीयत खराब हो जाए या और भी कुछ हो जाए, कोशिश रहेगा जहाँ तक हो हम आपका सहयोग कर रहे हैं। इससे आपकी सफलता 10% ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचर्स यदि नहीं रहेंगे आपके तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये होगा कि आपको 10% संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर के माध्यम से एक नया टेक्निक मिलेगा ताकि आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए इसको हम डिटेल से थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं, पहले इसके आंसर्स को क्लियर कर लेते हैं कि एक से कम यांत्रिक लाभ वाले जो लीवर होते हैं या उत्तोलक में फलक्रम, फलक्रम को इंग्लिश में लिखेंगे फलक्रम ही, और आलंब और लोड अर्थात भार के बीच आयास, इफर्ट लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 2 और 3 वर्ड यहाँ लगातार आएंगे। इफर्ट मतलब हो गया आपका प्रयास, फलक्रम हिंदी इंग्लिश में वही होता है, और लीवर का मतलब देखेंगे तो उत्तोलक होता है। अब देखिए इसको हम डिटेल्स करते हैं। ये क्लास 6-7 में ये टॉपिक है, उसके बाद आपको देखने के लिए कम मिलेगा। 6-7 बच्चे पढ़े भी नहीं होंगे, पहले तो एकदम छलांग मार मार के अगला क्लास में जाना है, मैट्रिक का एग्जाम देना है, ऐसा सोचते थे। चलिए उसी से अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए हम लोग आज लीवर पढ़ेंगे, उस थोड़ा डिटेल में कोशिश करेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और आप लोग समझते चलिएगा। कॉपी निकाल लिए। सबसे पहले देखिए लीवर, ऐसी सरल मशीन जिसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगाकर किसी कार्य को आसानी से किया जा सके। आप मानते हैं कि देखिए यदि आप गांव के हैं, चापाकल चलाते होंगे तो उसमें जो नट वगैरह रहता है उसको जब खोलना होता है तो किसी अब हाथ से खोलना चाहिए तो खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा। प्लास से कोशिश करेंगे खुलेगा पर टाइम लगेगा। लेकिन वही क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इस टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसके माध्यम से जो आप निकालते हैं, ठीक है, तो उससे खोलना आपको आसानी हो जाता है। तो यही एक मशीन है। तो इससे हम ये बोले कि एक ऐसा मशीन जिससे हमको कोई भी काम अधिक से अधिक, मतलब कम से कम बल लगा के आसानी से काम हो सके, उसे ही हम लोग उत्तोलक कहते हैं। अब देखिए ये विभिन्न प्रकार का होता है, अर्थात 3 प्रकार का होता है, इसमें हम चर्चा करते हैं। देखिए लीवर की जो क्षमता होती है हमेशा 100% से कम होती है, अर्थात जितना एनर्जी इसमें हम लगाते हैं वो उसमें 100% से कम होती है, कुछ ना कुछ उसमें कम होती है। तो अब चलिए हम लोग कि देखेंगे इसके बारे में 3 पार्ट, वो कौन कौन सा। कॉपी निकाल लिए तो उसको आप लिखते रहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हम उसको उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। तो 1 नंबर में आता है आपका फलक्रम। फलक्रम क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐप से। इसको देखिए, फलक्रम का मतलब होता है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं।
अर्थात जैसे कि मानिए कि हम चापाकल का वो नट खोलते हैं, तो ये नट है और ये हमारा बाहरी भाग है, इससे हम यहाँ प्रेशर लगा के खींच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारा उसका मुंह काम कर रहा है, उसका देख रहे हैं निश्चित पॉइंट पे इसका पूरा लॉक हो जाता है और ये काम आसानी से हो जाता है। अर्थात इसका लोलवा जो रहता है वो काम करना आसानी से कर पाता है। तो निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक लीवर की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर सकती है, उसे आलंब कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है इसी में दूसरा पार्ट, इसको हम लोग बोल देंगे। तो दूसरा हो जाएगा आपको, दूसरा दी हम लोग चर्चा करें, दूसरा हो जाएगा आपको इफर्ट। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है। अभी देखिए कि हम छड़ का नट खोल रहे हैं और इसमें ये मेरा ये है, तो ये छड़ जैसे ये चापाकल का नट है, तो ये वाला जो काम होगा आपका, ये वाला काम फलक्रम हुआ। लेकिन इसके माध्यम से जब यहाँ हाथ लगाते हैं और हाथ लगा के जब इधर खींचते हैं तब ये नट खुलता है। दो प्रोसेस देखिए, इसमें ये लगा है और इसके माध्यम से ये प्रेशर इसके अंदर बना हुआ, तो ये फलक्रम कला है। और यहाँ से हम प्रेशर दे के इसको खोलने का जो कोशिश किए हैं, तो ये हाथ लगा के, इसी को हम लोग बोलेंगे एफर्ट, प्रयास लगाए। अब एक पॉइंट और, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड। तीन भाग है, दो पढ़ ली, अब एक हो गया लोड। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, अर्थात देखिए उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, जिस बिंदु पर वस्तु रखी जाती है, उसे हम लोग भार कहते हैं। अब इस तीनों पॉइंट को हम एक लाइन में समझा देते हैं। जैसे चापाकल है और चापाकल का आपका ये नट है ना ये चापाकल का। अब देखिए, अब जब हम उसको लगाए और ये मेरा इस तरह से बना हुआ है, अब इसके द्वारा जो प्रेशर इस पे लगा, इसके द्वारा जो प्रेशर लगा, ये कहलागा क्या, फलक्रम आलम। जब हाथ से इसको हम खींचेंगे तो बल इसमें लगा है, तो वो हो गया हमारा इफर्ट। और जिस माध्यम से ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेशर लगेगा और ये दोनों के बिना जो लोड ले नहीं सकता, तो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात जो बोझा रहता है, जो तना हुआ रहता है, वो तो खुलने लगता है। इसी को ही हम लोग लोड कहते हैं। और इसमें एक थ्योरी भी है इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं उत्तोलक के सिद्धांत, अर्थात थ्योरी ऑफ लीवर। आयास जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफर्ट। देखिए आयास जो होता है, आयास को आप लोग नोट कीजिए, आयास को क्या कहते हैं, आयास को हम लोग इफर्ट कहते हैं, ये हो गया। और आयास भुजा का गुणनफल, आयास भुजा का गुणनफल, आयास भुजा का गुणनफल आप मान लीजिए ई फोर्स, आयास भुजा का गुणनफल बराबर जो होता है वो भार और जिसको बोलते हैं लोड, लोड फोर्स। क्या हो गया, आयास गुना आयास बल बराबर भार गुना भार बल बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी यदि हम मैकेनिकल बात करें प्रॉफिट की, तो उत्तोलक का जो आंतरिक लाभ होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उत्तोलक का आंतरिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे भार बटे आयास या लोड बटे इफेक्ट, इफर्ट। ठीक है, उत्तोलक का आंतरिक लाभ बराबर लिख लीजिए। अब देखिए उत्तोलक के प्रकार में, उत्तोलक के प्रकार भी पूछे जाते हैं। उत्तोलक के देखिए तीन प्रमुख बिंदु हैं। हमने जो तीन पार्ट बताया है, उत्तोलक में आपका तीन बिंदु आएगा। अब हम प्रकार पे चर्चा करें। जैसे हम बोले ना उत्तर का तीन भाग है या तीन पॉइंट है, तीन प्रकार के होते हैं, इसका मतलब है ये तीन तीन तरीके के काम करेंगे। अब देखेंगे उत्तोलक जो है वो प्रथम टाइप के होंगे, द्वितीय टाइप के और तृतीय टाइप के। तो वो क्या होंगे, तो उत्तोलक तीन श्रेणी में होते हैं। एक प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में जो होता है उसको देख लीजिए। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, देखिए इमेज के थ्रू समझाते हैं हम। ये हो गया आपका 1 2 अरबी, इसको हम लिख देते हैं लोड, इस साइड लिख देते हैं आपको फलक्रम और इस साइड लिख देते हैं इफर्ट। तो जब इस तरह का ये इफेक्ट हो, अर्थात जब कैंची आप यूज कर पा रहे होंगे कैंची, तो देखते होंगे कि ये आपका मिडिल पॉइंट हुआ। इसी मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फलक्रम, अर्थात निश्चित बिंदु। वो तो निश्चित बिंदु हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फलक्रम। अब हाथ में लोड तो हम यहीं से लगाएंगे ना, हाथ है तो उंगली इसमें घुसाएंगे तभी ना इस पर लोड लगेगा। लोड लगेगा और कटेगा कहाँ से, इस साइड से कटेगा। तो सिंपल हो गया कि ये वाला पॉइंट होगा मेरा इफर्ट और ये वाला जो पॉइंट हो गया मेरा
फलक्रम हो गया और ये वाला जो हो गया लोड हो गया। तो लिख लीजिए इसको। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता वो है कैंची, पिलास, डंडे, नेल कटर, साइकिल की ब्रेक, हैंड पंप। लिख लिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की चर्चा कर लें। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एक बार और भी, जो हम पहला बताए प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए, किसका जो आंतरिक लाभ होता है, इंटरनल प्रॉफिट जो होता है, वो एक से कम, एक से अधिक एवं एक के बराबर भी हो सकता है। एक से कम भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। देखिए इसी का खेल है, आगे पीछे इसको करेंगे बस हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये आपका हो जाएगा ई, आगे में इफर्ट, ये हो जाएगा लोड और ये हो जाएगा फलक्रम। जबकि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में पहले लोड था, फिर एफ था और फिर ई था। देखिए सिर्फ स्थान बदल दिए, इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए। तो जब इसको इस साइड किए और इसको दूसरे साइड कर दिए तो इसी को हम लोग बोलेंगे द्वितीय उत्तोलक का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आता है, तो आप लोग सरौता देखेंगे ना, सरौता, नट कटर जो सुपारी वगैरह काटते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, तंबाकू काटने वाला मशीन, पहिया, कब्जे में घूमने वाला दरवाज़ा और आंतरिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। ऊपर वाला में क्या था, एक में एक से कम, अधिक और बराबर, जबकि इसमें क्या हमेशा एक से अधिक होगा। तृतीय की बात कर ले हम लोग, तो तृतीय में क्या है, तो तृतीय में जो है आपका जो बोलते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसके अंतर्गत जो है वो आपको थर्ड क्लास लीवर, इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, इमेज में देखें सबका इमेज बन रहा है। इसमें आपका हो जाएगा लोड यहाँ आ जाएगा, ये आपका एफर्ट यहाँ आ जाएगा और फलक्रम यहाँ हो जाएगा। तो जस्ट उलट पुलट दिए हम लोग, आगे पीछे कर दिए। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि मनुष्य का हाथ, किसान का हल, चिमटा इत्यादि जो है वो आंतरिक लाभ। हाँ ये हो गया आंतरिक लाभ, इसमें एक से कम होता है। पहले वाले में एक से कम, अधिक, बराबर, दूसरे वाले में एक से अधिक, जबकि तीसरे वाले में एक से कम होता है। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उत्तोलक, जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है उसमें आंतरिक लाभ का मान होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये चैप्टर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, हम जान रहे हैं, हमको भी नहीं लगता था, मन लगता ही नहीं, लेकिन हम आपका सहयोग करने के विचार से सोच रहे यदि हम मेरे माध्यम से यदि आपको सफलता मिल रही है तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको आप कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम को क्वालिफाई तो करना ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा। तो नोट कर लेते हैं हम लोग, आपको हम बताए ही हैं कि जब पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है और यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक रही है तो उस पिन का प्रतिबिंब 2 गुना खिसक जाएगा। अर्थात यहाँ पे मिरर रखा हुआ है और पहले यहाँ है और ये 10 सेंटीमीटर और खिसक गया तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर अधिक बन जाएगा। अर्थात 10 खिसकेगा तो 20 बनेगा, 20 खिसकेगा तो 40 बनेगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जिसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक समतल दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ही। इसमें होगा क्या, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से मतलब कुछ स्पीड से दर्पण की ओर जा रहा है, ये मेरा दर्पण है और इसकी ओर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ही, तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2b अर्थात 2 गुना स्पीड से प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा या आता हुआ प्रतिबिंब पता चलेगा। एक हो गया। दूसरा, किसी वस्तु को समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। मानते यदि आप 6 फीट के हैं तो आईना आपका 3 फीट का कम से कम होना चाहिए, तब आपका स्पष्ट इमेज दिखाई देगा। तीसरा, आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को यदि 0 डिग्री एंगल में घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 डिग्री में घूम जाती है। बस वहाँ देखिए वेग का कमान था और यहाँ पर क्या है डिग्री का।
तो बस यही कांस्टेंट यदि हम कर देंगे इंस्टेंट, जो आपतित किरण होती है, जो किरण आ रही है, जो रेज आ रही है, उस रे को यदि कांस्टेंट कर लिया जाए और थीटा एंगल पर यदि ये होगा, एंगल बना रही है अभी, तो इसको जब घुमाया जाएगा तो उसी दिशा में ये 2 थीटा के साथ एंगल बना लेगी। उसी दिशा में जब घुमा दिया जाएगा तो ये 2 थीटा के साथ एंगल बना लेगी। ये थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, तो इसको मिल के फिर जब ये घूम जाता है तो 2 थीटा का एंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। दर्पण को नियत रखते हुए जब आपतित किरण को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उसी दिशा में थीटा से ही घूमता है। अब देखिए उसी दिशा का बात किया, यदि ये थीटा हो गया तो इसी दिशा की बात करें तो ये थीटा ही घूमेगा। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग कॉपी निकाल के नोट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि जब 2 समतल दर्पण थीटा एंगल पर झुके होते हैं तो उनके द्वारा जो मध्य में किसी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो 360/θ-1। जब 2 दर्पण थीटा एंगल पर झुके हों तब यदि मानते फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि थीटा डिग्री मतलब 90 डिग्री पे वो है, तो इसका इमेज कितना बन जाएगा, तो 360/90 से यदि भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1, अर्थात 3 इमेज बनेंगे। यदि 0 डिग्री दिया जाए तो इन्फिनिटी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब 2 दर्पण को पैरेलल में रखा जाता है समांतर में, तब क्या होता है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। टाइम लग रहा है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन चूंकि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमको पूरा साइंस रिवीजन कराने का ही उद्देश्य है। चलिए लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट जानने से पहले इसका आंसर देखते हैं कि लिफ्ट में किसी आदमी का भार कम हो जाता है वास्तविक भार से जब लिफ्ट जा रही होती है। पहले इसका आंसर हो जाएगा किसी त्वरण के साथ जब वो नीचे जाएगी तभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। चलिए थोड़ा डिटेल करते हैं इसके बारे में। तो लिफ्ट में आदमी का भार कम हो जाता है जब लिफ्ट किसी त्वरण के साथ नीचे आती है। जैसे ये लिफ्ट है और इससे जब आप आ रहे हैं तो यदि आपका वेट 10 kg है तो आपको लगेगा 9 kg है, मतलब हम आंकड़ा लिए हैं अब ये बताने के लिए, समझाने के लिए, मतलब आपको हल्का कम लगेगा आपका वेट। तो बड़ा वाला जब झूला झूलते होंगे ना तो देखते होंगे निचवा से ऊपर जाने में तो मज़ा आता होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते होंगे तब लगता होगा बिल्कुल हवा में है। तो ये सब एग्जाम्पल है, चूँकि मेरे हमको भाषा का इसलिए यूज करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, ताकि आप समझ पाए, ये सब बात आपको अंडरस्टैंडिंग लाएगी। चलिए अब देखिए ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम फिजिकली मेथड मतलब अर्थात फिजिक्स के माध्यम से देखते हैं। तो क्या होता है कि जब नीचे आते समय लिफ्ट का त्वरण a हो तो व्यक्ति का भार, जब लिफ्ट नीचे आते हैं हम लोग तो लिफ्ट का त्वरण क्या हो जाएगा, a की ओर आ रहा है तो व्यक्ति का भार w होता है। अब देखिए इसका वेट कितना हो जाएगा। तो अब चूंकि ये मेरा लिफ्ट है और इधर से हम आ रहे हैं तो यह मेरा ग्रेविटी जो होगा वो खींच रहा होगा इधर से, साथ ही साथ ग्रेविटी भी होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि mg जो ग्रेविटी होगा और ma जो होगा इससे अधिक होगा mg, इसीलिए हम लोग को भार कम महसूस होता है। चलिए एक और देख लेते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, जब लिफ्ट ये है ऊपर की ओर जाती है तब स्थिर व्यक्ति अपना भार ज़्यादा महसूस करता है, इसीलिए कंफर्ट जोन में रहता है। तो ये थोड़ा अभी तबीयत ख़राब है तो आपका साउंड जो है भारीपन नज़र आ रहा होगा तो उसको मेंशन कीजिए, पर मेरा आवाज़ सिर्फ देखते रहिए, क्योंकि वो पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट कराना है, आपका मदद करना है, आपको सफलता प्राप्त करना है, इसके लिए हम जहाँ तक उसके सहयोग करेंगे। चलिए तो W = mg, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है, भार मेरा बढ़ रहा है। इसको हम देखते हैं फिजिक्स के माध्यम से कि W जो होगा वो मेरा W बराबर क्या होगा, mg + ma। चूँकि हम ऊपर जा रहे हैं, ये मेरा लिफ्ट है, ऊपर जा रहे हैं, इसके विरोध में हम कर रहे हैं g का विरोध, लेकिन a का मान ज़्यादा हो गया, ठीक है, a का मान ज़्यादा हो गया है। तो इस हिसाब में यदि हम देखेंगे तो जो हमारा लिफ्ट होगा ये, तो नीचे तो mg लगेगा, नीचे mg में लगेगा और w ऊपर है, तो यहाँ पे w का जो वैल्यू होगा वो mg से तो ज़्यादा होगा, तभी तो वो ऊपर जा रहा है।
तो W बराबर माइनस एम जी, इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, W बराबर एम जी इज ग्रेटर देन होगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एम जी, डब्ल्यू बराबर एम माइनस एम जी बराबर एम ए, और यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि W बराबर एम जी प्लस एम ए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही, हम बता ही दिए। W बराबर क्या होगा, कौन सी स्थिति, एम जी माइनस एम ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या होगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से आ रही है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब उसकी एक्सेलरेशन का वैल्यू, त्वरण का वैल्यू 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, तो एक्सेलरेशन या तो ऊपर आ रहा है या तो नीचे जाती है, तो उस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए। यदि हम ऊपर के लिए क्या बताएं आपको, ऊपर जब आप जा रहे हैं, ऊपर के लिए हम बताए थे, सॉरी नीचे के लिए क्या बताए थे, एम जी माइनस एम ए। जब मेरा ए का वैल्यू इक्वल है, इसका वैल्यू इक्वल है, तो वेट तो मेरा वही रह जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं कि एम जी बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ऊपर जब नीचे जा रहे हैं, जब ए और जी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अब एक समय क्या हो सकता है कि जब नीचे उतर रहे होंगे आप लोग, तो लिफ्ट अचानक से टूट सकता है। और जब लिफ्ट टूट जाए तब क्या होगा, तो उस समय जो है गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जब गिरती है तो उस समय क्या होता है वो देख लेते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति अपना भार शून्य प्रतीत करता है, अर्थात ए का जो वैल्यू हो जाता है वो जी के बराबर हो जाता है। ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाता है। जब ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा तो हम सीधा बोल सकते हैं डब्ल्यू बराबर 0, भार शून्य प्रतीत हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है। अभी हम क्या हुआ, इस अवस्था में व्यक्ति अपना भार शून्य प्रतीत होता है। अब फिर नेक्स्ट देखिए, जब नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, अर्थात जब ए का वैल्यू जी से अधिक हो जाए, इससे पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, ए का वैल्यू जब अधिक हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि वह ऋणात्मक चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस एम ए में अब देखेंगे तो यहाँ ए क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए, लेकिन ए का वैल्यू जो हो रहा है जी से बड़ा हो रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और जब नेगेटिव आ जाएगा तो इसमें याद रख लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि जब नीचे टूट जाती है अचानक से, तो आपको जंप लगाना चाहिए ताकि उसके आपके सतह का जो प्रेशर होगा आप पर ज़्यादा ना पड़ सके। तो जब ऊपर जंप कीजिएगा तो इसके माध्यम से क्या होगा कि आप पे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि किस रंग के तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक देख लीजिएगा। अब देखते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसका पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, वी जी और वी आई बी जी वाई ओ आर। आप लोग वी बराबर क्या होता है, वायोलेट लिख लीजिए। आई बराबर इंडिगो, वी बराबर हो गया ब्लू, जी फोर हो गया ग्रीन, और येलो से पीला हो गया, ऑरेंज और रेड। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट किस चीज़ का बात किया गया, भी जिस पे चर्चा किया वो उस पे देख रहे हैं हम लोग। तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तरंगदैर्घ्य किसका सर्वाधिक है। जो भी जियोर है वी आई बी जी वाई ओ आर, कि जब हम इस स्टेज में जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तो देख रहे लास्ट में क्या है, मेरा लाल है, तो ऑटोमेटिक है लाल होगा ये। उससे कम किसका होगा, ऑरेंज का होगा। उससे कम किसका होगा, येलो का होगा। उससे कम किसका होगा, ग्रीन का। उससे कम किसका होगा, ब्लू का। उससे कम किसका होगा, इंडिगो का। उससे कम वायोलेट का होगा, बैगनी का होगा। तो इसमें हम आशी को जस्ट उलट दे तो ये बोल सकते हैं कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है इसका है, फिर उसके बाद इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, अर्थात इससे ज़्यादा इंडिगो का है, फिर इससे ज़्यादा ब्लू का है, इससे ज़्यादा ये है। तो सीधा उल्टा आप देख लीजिएगा। अब जस्ट इसका उल्टा होता है प्रकीर्णन, कि जिसका ज़्यादा प्रकीर्णन होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो इसका मतलब ये कि जस्ट उल्टा है। यदि हम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये हो गया मेरा तरंगदैर्घ्य, ये हो गया तरंगदैर्घ्य, और ये हो गया मेरा प्रकीर्णन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसका होगा ये अपोजिट, तब तरंगदैर्घ्य जिसका ही ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा।
तो तरंगदैर्घ्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रकीर्णन। तो तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य देख रहे लाल का ज्यादा है, इसका मतलब प्रकीर्णन इसका कम होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए नोट करना है तो तुरंत नोट कर लीजिए कि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट में बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है लेकिन इसको आपको कंप्लीट तो करना ही है। चलिए, एक है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। अब देख लेते ये क्या कि भूस्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई का मान लगभग 3600 किलोमीटर है। दूर संचार उपग्रह भूस्थिर कक्षा अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या, तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल से मेल खाने के कारण ही इसे स्थिर से प्रतीत होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग भूस्थिर उपग्रह करते हैं। अर्थात इनका जो प्रक्रिया है सेम अर्थ के जैसा, इसीलिए हम इसको भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि एक भूस्थिर उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर बहुत दूर स्थित दो स्टेशनों के बीच संचार कायम करना या किया जाता है। इसी के माध्यम से जो दो स्टेशनों के बीच, दो स्टेशन तो दो सैटेलाइट्स के बीच में संपर्क बनाए रखते हैं। समस्त पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए एक न्यूनतम 3 भूस्थिर उपग्रह की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का कौन सा गैस अवशोषित करती है? तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रे, उसको ओजोन लेयर रोकती है। कीटनाशक रूप में भी जो ओजोन का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्रस्ट बोल्ट शुद्ध एनसीईआरटी, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है क्रस्ट में थ्रेड। तो जो हमारा क्रस्ट बनता है उसमें भी हम बात करेंगे, क्रस्ट बोल्ट थ्रेड के जस्ट ऊपर होता है। ये हमारा क्रस्ट हो गया। अब बोल्ट थ्रेड का बात कर रहा है तो ये ऊपर में ही होगा। इमेज आप लोग देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो क्रस्ट होता है वो बोल्ट थ्रेड के सबसे ऊपरी भाग पे होता है। बोल्ट की बात करें तो ये धात्विक छड़ के रूप में होता है, जिसमें एक सिरे शीर्ष से और दूसरा क्रस्ट से बना होता है। दूसरे सिरे पर 1/3 लंबाई तक तथा पूरी लंबाई तक चूड़ियाँ कड़ी जाती है। यदि बोल्ट की निम्नलिखित में से भाग कुछ है लिखना चाहे तो बोल्ट के 4 भाग हैं। एक क्रस्ट जो सबसे ऊपर में होता है, गर्दन, बॉडी और पॉइंट, ये 4 भाग में होता है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। तो इस संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। पोटेंशियल बराबर होता है m/v। अब देखिए संवेग में परिवर्तन का, इसका मतलब वेग में डिफरेंसेज होगी। तो संवेग में परिवर्तन के लिए वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग त्वरण में लेते हैं, अर्थात m जो होगा वो v2 - v1/t। संवेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर कब हम निकालते हैं? जब v2 - v1/t होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? p बराबर mv है, लेकिन v की जगह पर a यूज कर लेते हैं, ma। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए, बल भी उसी दिशा में लगेगा। देखिए यदि कोई वस्तु है यहाँ पे रखा हुआ, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो F बराबर ma होगा, तो ये इसी दिशा में जाएगी। अर्थात वस्तु को जो डिस्प्लेस कर पाएगी, विस्थापित कर पाएगी, वो उसी दिशा में कर पाएगी। तो एक्सीलरेशन भी इसी दिशा में लगेगा, बल भी इसी दिशा में लगेगा। चलिए, संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब कोई व्यक्ति साइकिल सवार वित्तीय पथ पर घूम रही है तो क्या हो? जैसे मानते हैं ये सर्कल है और कोई व्यक्ति इसमें साइकिल चला रहा है, तो देखते हैं अंदर की ओर झुक जाता है ताकि गिरे नहीं। तो ऐसा सिचुएशन तभी होता है जब अंदर की ओर हम झुकते हैं। ये काम हमारा होता है किसके कारण? तो उसको तो हम डिटेल से कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। अब देखिए
कि जब कोई साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा इसलिए क्योंकि वृत्तीय पथ पर चलने के लिए मोटर गाड़ी पर आवश्यक अभिकेंद्र बल लगता है, अर्थात सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क करता है। गाड़ी के पहिया और सड़क के बीच उद्दपन घर्षण के बल से ही अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। यदि हम घर्षण बल का अधिकतम मान करें, घर्षण बल का जो हम बात करें, अर्थात F जो भी लगेगा तो म्यू बराबर म्यू एम जी हो जाएगा। क्या होगा? म्यू एम जी होगा। ये आपका होगा घर्षण बल। तो घर्षण बल जो होगा वो म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे आपका होगा m, तो वो m जो होगा आपका वो गाड़ी का द्रव्यमान होगा, g जो होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा, और r जो होगा वो r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गाड़ी का अधिकतम वेग होगा। तो उम्मीद करेंगे कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट एक क्वेश्चन और भी उसको हम क्लियर कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। चलिए एक क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। तो 1 माइक्रोन जो होता है उसको थोड़ा देखिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन के लिए हम लोग बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm। आंसर के अकॉर्डिंग ये मेरा हो जाएगा क्या, ये आंसर। इसको क्लियर कर देते हैं। 1 माइक्रो, इसको हम डिटेल में देखिए कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो 1 मीटर बराबर 1000 हो जाएगा mm। इसीलिए हम देखेंगे कि 1 m बराबर 10⁻³ हो गया mm। 1 माइक्रो बराबर कितना हो गया? अब 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 10⁻³ हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको गुना कर देंगे 10⁻⁶, यहाँ 3 है तो उसको नीचे चले जाएंगे लेकर, तो क्या होगा 0.11 m। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। मायोपिया आँख किसके द्वारा ठीक किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया, इसका दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इस रोग में जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, निकट ठीक होता है, दोष लिखा हुआ रहता है लेकिन निकट ठीक रहता है, दूर खराब रहता है। इसमें क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है जो लेंस होता है, जैसे कि देखिए ये आई है, ये लेंस है हमारा। तो नेत्र जो गोलक देख रहे हैं ना, इसका लंबाई बढ़ जाता है। इसका लंबाई बढ़ जाने के कारण जो इमेज यहाँ पे पड़ना चाहिए तो वो इमेज पहले ही बन जाता है। इसीलिए जब हम अवतल लेंस उपयोग करते हैं तो इसके जगह पर ये सही सटीक जगह पे जाके इमेज बन जाता है रेटिना पर, जिसके कारण सबको वस्तु आसानी से देख पाते हैं। अभी तक के लिए हम इतना ही रन देते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो गया तो आप आसानी से देखिएगा, क्योंकि इसको डिटेल में करना भी जरूरी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो बहाना है, बल्कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाने का एक तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, अभी तक के लिए धन्यवाद।